फ्रेंड्स, आई एम हर्ष शर्मा बैक विद एनी वीडियो। सो काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं डाल पाया, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। बाकी अब से जो लेक्चर्स रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। टेक्निकल के भी कुछ टॉपिक्स में डालता रहूँगा अब रेगुलरली। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉन टेक के भी लेक्चर्स कुछ डालूँ, तो अगर आप बोलेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आपका ये भी पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जो भी बिगनर्स है उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी डालने वाला हूँ कि क्या बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड की, ठीक है। ये ऐसा मैं सोच रहा था, ठीक है। तो मैकाट्रॉनिक्स के आपको बाकी लेक्चर जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स फॉर यूपीपीएससी नाम से एक फोल्डर रहेगा। ओपन करेंगे, आपको सारे लेक्चर्स जो रहेंगे लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ये 7th लेक्चर है, एक लेक्चर और आएगा, आपका मैकाट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप बिलीव कर सकते हैं नोट्स पे अप टू द पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और पूरा पेपर आपका इसी में से ऑलमोस्ट रहेगा। आपका पेपर जब आएगा तब मैं एनालाइज करके भी बता दूंगा कि क्या मैंने पढ़ा है और क्या नहीं आया है, ठीक है। तो सब यही पढ़ते हैं, ईएस वाले भी होंगे तो भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ये मेरी मेल आईडी है ae sharma1995@gmail.com, ठीक है। मैं हर्ष शर्मा, ठीक है। फिर हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर रहेगा कंबाइंस एडवांटेज ऑफ बोथ वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर एंड परमानेंट मैग्नेटिक टाइप ये स्टेपर मोटर, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट रहेगा और रहेंगे आपके 2 रोटर कप्स रहेंगे, ठीक है। रोटर कप्स में क्या रहेंगे, टिथ रहेंगे जो कि बने हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। फिर कहाँ पर यूज़ होता है अपना हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर, ये पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर आपकी लोअर स्टेप एंगल्स रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपका हाइब्रिड स्टेपर मोटर यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स में होंगे आपके रोटर कप्स जिसके अंदर होंगे टिथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर तो नंबर ऑफ टिथ कितने हैं रोटर कप पे, पहले पे अगर देखा जाएगा तो 4 है, सेकंड पर देखेंगे तो 4 है। ये दिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके 8। स्टेप एंगल का फॉर्मूला अपन ने देख रखा है, जनरल यही चलता है, ठीक है। 360 डिग्री बाय m क्रॉस n। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फेजेज रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका रहेगा नंबर ऑफ m जो रहेगा वो आपका नंबर ऑफ पोल्स दैट इज़ रोटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर या फिर नंबर ऑफ टिथ ऑन रोटर जो भी कहेंगे, ठीक है। तो फेस क्या है, 1 है। और जो आपके नंबर ऑफ पोल्स है टोटल कितने हो गए 8। तो आपका क्या हो गया, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, कुछ और आएगा 3 8 4 32 4.5 आएगा, 232 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेप एंगल हो गया इसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन बनता ही है आपका, अगर आएगा तो इससे पोर्शन से आ सकता है, एक्सेलेरोमीटर से आ जाएगा या फिर हॉल इफेक्ट से आ जाएगा या आपका इंडक्टोसिन से आ जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसलिए आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल करके ही जाइएगा, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर की बात की जाए तो क्या है, एक तरीका सेंसर है जो कि क्या मेजर करता है, एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन को मेजर करेगा वाइब्रेटिंग बॉडी के, तो ठीक है। तो क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, जो एम्पलीट्यूड आएगा आउटपुट वोल्टेज का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका इनपुट एक्सेलरेशन के लिए। मतलब एक्सेलरेशन को एक तरीके से अपन कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज में और उस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज़ पर बेस्ड है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, अगर आप उसको फोर्स लगाकर डिफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाता है, यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये क्रिस्टल दे रखा है, इस पर आपने फोर्स लगाया, इसके कारण कुछ चेंज आया, आपका डिफॉर्मेशन आया डेल्टी, ठीक है। मतलब थिकनेस टी थी जो कि आपकी डेल्टी डिफॉर्मेशन हो गया, तो फोर्स लगाया आपने उसके कारण हुआ आपका डिफॉर्मेशन के कारण उसके अंदर चार्ज डेवलप हुए। चार्ज क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो वोल्टेज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, चार्ज जो है वो आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि अपन चार्ज जो किस चीज़ से डेवलप हुआ, फोर्स की वजह से। तो आप देखेंगे क्यू जो है वो क्या हो गया, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो डी आया, डी को बोलेंगे अपन चार्ज कांस्टेंट जिसकी यूनिट है कूलम बार न्यूटन, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला अपन ज़रूर ध्यान रखते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी ज़ीरो। सी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस है, वी ज़ीरो जो है आपका वोल्टेज है। तो इन दोनों के स्टेप से अपन क्या देख सकते हैं, क्यू क्यू इक्वल कर दें तो डी एफ क्या हो गया आपका, सी वी ज़ीरो के बराबर हो गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे वी ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाई सी इंटू एफ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। फिर आप देखेंगे कि D इंटू एफ, सी की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन ए बाई टी। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, ठीक है। ए क्या हो गया आपका एरिया हो गया, टी जो हो गया वो थिकनेस हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब एफ बाई ए को आप क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए क्या है, सिग्मा है एक तरीके से, मतलब स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्या होता है हुक्स लॉ से, ई एप्सिलॉन मतलब यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पर डिफॉर्मेशन, मतलब डेल टी बाई टी, ठीक है। तो एप्सिलॉन को मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने ई एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन को लिख दिया, एप्सिलॉन को लिख दिया डेल टी बाई टी, टी से टी डिडक्ट हो गया और आपका ये फार्मूला यहाँ पर आ गया डी बाई एप्सिलॉन इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल टी। तो आप क्या देख सकते हैं वोल्टेज जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर डेल टी के डिफॉर्मेशन के, ठीक है। यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है फार्मूला आप याद ना रखें, ताकि आप प्रोसीजर अगर याद रखेंगे तो आप उस टाइम पे अगर न्यूमेरिकल बेस से तो आपका यूपीपीएससी में आने के बहुत ही कम चांस है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। बाकी आपसे ये पूछ सकता है कि वोल्टेज जो है वो डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल किस में होता है, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर, या फिर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूला याद कर सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या पता चला, एम्पलीट्यूड आउटपुट वोल्टेज का क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है, और किसके प्रोपोर्शनल है, डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि न्यूमेरिकल एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आना नहीं है आपको, बाकी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना मैंने बताया इतना ही कर लेंगे, बहुत हो जाएगा, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस दे रखा है अपने को 9 × 10⁹ फिर उसके बाद में अपने को डाया दे रखा है 10 mm का, थिकनेस जो है 2 mm की, वोल्टेज सेंसिटिविटी है अपने पास 4500 वोल्टेज पर माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज जनरेटर आपको दे रखा है 127.3। अप्लाइड लोड आपको निकालना है, ठीक है, मतलब आपने कितना फोर्स उसके अंदर लगाया है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 4500 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। तो ठीक है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हुआ, मतलब 4500 वोल्ट के बराबर। और आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है 127.3 अगर इतना है तो आपका डिफॉर्मेशन कितना होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं 127.3 वोल्ट के लिए आपका कितना माइक्रोमीटर आएगा, तो 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 127.3। इससे आगे आपके पास डेल टी। अगर आप डेल टी आपके पास आ गया है तो डेल टी से आप जान सकते हैं कि डिफॉर्मेशन डेल टी बाई टी एक तरीके से क्या हो जाएगा एफ बाई ए। ये तो सभी फार्मूला जानते हैं, सोम से आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल टी क्या हो जाएगा एफ टी इंटू ए बाई ई। फोर्स आपके पास निकालना है आपको, थिकनेस आपके पास है, यंग्स मॉडुलस आपके पास है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास है, ठीक है। तो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर क्या है, एक तरीके से इलास्टिक मटेरियल है, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर डायनामिक मेजरमेंट्स, डायनामिक मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करें तो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर में क्या रहेगा, अपने को हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर के जो भी वो रहेगा। तो हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ओमेगा इन क्या होता है K/M, ठीक है। तो हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, K को बढ़ाओ या फिर M को घटाओ। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्स, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि हायर मास लोअर स्टिफनेस, या फिर दे देगा हायर स्टिफनेस या लोअर मास। तो आंसर क्या होगा, लो मास हायर स्टिफनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर होल सेंसर्स की बात की जाए तो होल सेंसर्स क्या एक तरीके से प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। प्रॉक्सिमिटी मतलब अपने आसपास की चीज़ों को प्रेजेंस मतलब उनकी डिटेक्ट करना, ठीक है। तो क्या करेगा आप, डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर क्या रहेगा, मेड ऑफ कंडक्टर एज वेल सेमी कंडक्टर एंड इट ऑपरेट्स ऑन हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है। उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसमें एक वोल्टेज डेवलप होता है जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ करंट के, ठीक है। उस वोल्टेज को कहा जाता है होल वोल्टेज, ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ESC में भी पूछ चुका है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी आपको क्या पता है, करंट डेंसिटी मतलब क्या होगा, I/A मतलब करंट बाय एरिया, ठीक है। करंट बाय एरिया ए आ गया है तो ये क्या हो गया आपका विड्थ इंटू थिकनेस। यहाँ से देख सकते हैं विड्थ क्या है, विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। और इसी का करंट डेंसिटी का एक फार्मूला आपको अगर आपने जनरल साइंस थोड़ा भी पढ़ा होगा तो NEVD करके एक फार्मूला होता है, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ई जो है उसका चार्ज हो गया, वी डी हो गया, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। फिर इसके अगर देखेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स आता है, Q इंटू वी डी बी इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Q है चार्ज, B जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इंटेंसिटी एक तरीके से। फिर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर देखेंगे तो Fe क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है। इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा, दोनों फोर्सेज जो रहेंगे वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू वी डी इंटू बी, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा। E आप जानते हैं, E क्या होता है, V बाई एल, ठीक है, मतलब क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो V बाय W जो है विड्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर E की वैल्यू, E को आपने रिप्लेस कर दिया VH बाई W से, ठीक है। और इधर आपका है VD इंटू बी, तो VH क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू VD इंटू बी। अब देखो VD की वैल्यू आप क्या कहाँ से ले सकते हैं, ये जो था, ठीक है, यहाँ से VD की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय ओमेगा टी डिवाइडेड बाय N इंटू ई। वही चीज़ यहाँ पर मैंने रख दी है और W से W कैंसिल हो गया है, फार्मूला आ गया आपका 1 बाई एन ई इंटू आई बी बाई टी। यही फार्मूला जो है ESC में पूछा गया था 2018 के पेपर में, ठीक है, मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था उसमें प्री निकला था, मेंस नहीं निकला, ठीक है, तब ये फार्मूला पूछा गया था, काफ़ी ईजी, ठीक है। फिर होल सेंसर्स क्या है आपका, पोजीशन सेंसर है, इट इज़ यूज टू फाइंड पोजीशन ऑफ शाफ्ट एज वेल एज स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक तरीके से अपन देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर आप मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज होती है तो एक वोल्टेज डेवलप होता है जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो आप मान लेंगे अगर ये वोल्टेज VI है और ये V0 है, और नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात की जाए तो इसके लिए हो गए N1 और इसके हो गए N2, तो V0 बाई VI जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ टर्न्स के। तो क्या हो जाएगा, V0 बाई VI इज इक्वल टू N2 बाई N1 नंबर ऑफ़ टर्न्स इन, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे इसे, ये प्राइमरी बोल देंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी बाय प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी रेशियो को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अगर K जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आएगा, तो उससे बोल देंगे आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। K जो है अगर लेस देन 1 आ गया तो उससे बोलेंगे आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वैसे ये क्या है, सब्जेक्ट जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा इजी पड़ता है, बाकी मैकेनिकल वाले को पढ़ना है तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। इतना आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए तो रिजॉल्वर की, तो रिजॉल्वर का आपको बस प्रिंसिपल याद रखना है, किस पर बेस्ड है और क्या निकालता है। तो रिजॉल्वर क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सेंसर है, क्या फाइंड करता है, पोजीशन ऑफ शाफ्ट को निकालता है, ठीक है। रिजोल्यूशन जो है उसका बहुत अच्छा है, बाकी एनालॉग आउटपुट जनरेट करता है, ये इसकी लिमिटेशन है, एनालॉग आउटपुट, ठीक है। काई पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर बात की जाए इंडक्टोसिन की, तो इंडक्टोसिन क्या है, एक तरीके से फिर से इलेक्ट्रिकल सेंसर है, क्या मेजर करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर करेगा, लीनियर एज वेल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। फिर एक होता है अपना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसमें क्या रहेगा, कंट्रोलर जो है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, फीडबैक नहीं आता है एटलीस्ट, मतलब जो प्रोसेस आउटपुट आपका निकल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर तक नहीं पहुंचती है, तो इसमें फीडबैक का जो प्रोविज़न है वो नहीं होता है, ठीक है। तो एक्यूरेट कब होगा, जब आपके डिस्टर्बेंसेस कुछ प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। और क्लोज्ड लूप क्या रहेगा, जिसमें फीडबैक रहेगा, तो फीडबैक रहेगा तो आपका जो आउटपुट है उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में अपन अपने को इसके अंदर पढ़ना है कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और एक्चुएटर्स, ठीक है। ये अगर अपन ने पढ़ लिया है तो अपना पूरा मैकेट्रॉनिक्स कंप्लीट है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट है, ठीक है। मैंने कुछ भी पोर्शन छोड़ा नहीं है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, ठीक है। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियोस को, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।